दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं आषाढ़ का एक दिन नाटक को। इस नाटक को हम मूल पुस्तक से पूरा देखने वाले हैं। इसकी शुरुआत हम इसकी भूमिका से, प्रमुख पात्र से करने वाले हैं। प्रमुख पात्र में किस पात्र का कौन सा कथन है, क्या कहा है, ये पूरा हम डिटेल से देखने वाले हैं और साथ में इसको हाईलाइट भी करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं। आषाढ़ का एक दिन आज हम इसको करने वाले हैं। शुरुआत होती है हिंदी नाटक रंगमंच की। किसी विशेष परंपरा के साथ अन्युस्त नहीं है। पाश्चात्य रंगमंच की उपलब्धियां ही हमारे सामने है, परंतु ना तो हमारा जीवन उन सब उपलब्धियों की मांग करता है और ना ही ये ही संभव प्रतीत होता है कि हम उस रंग शिल्प को व्यापक रूप से ज्यों का त्यों अपने यहाँ प्रतिष्ठित कर दें। पंक्तियाँ ये आषाढ़ का एक दिन से है, ये भूमिका है, ध्यान से देख लीजिएगा। हिंदी रंगमंच, अच्छा आषाढ़ के एक दिन में आप ये भी याद रखिएगा, रंगमंच की बात आएगी तो आपका कथन आषाढ़ के एक दिन का हो जाएगा। हिंदी रंगमंच के विकास से निसंदेह ये अभिप्राय नहीं है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न रंगशालाएं राजकीय व अर्ध राजकीय संस्थानों द्वारा जहां तहां बनवा दी जाएं, जिससे वहां हिंदी नाटकों का प्रदर्शन किया जा सके। प्रश्न केवल आर्थिक सुविधा का ही नहीं, एक सांस्कृतिक दृष्टि का भी है। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के विवेक को व्यस्त करना होगा। हमारे दैनंदिनी जीवन के राग रंग को प्रस्तुत करने के लिए, हमारे संवेदों और स्पंदनों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस रंगमंच की आवश्यकता है, वे पाश्चात्य रंगमंच से कहीं भिन्न होगा। इस रंगमंच का रूप विधान नाटकीय प्रयोगों के अभ्यंतर से जन्म लेगा और समर्थ अभिनेताओं तथा दिग्दर्शकों के हाथ उसका विकास होगा। संभवतः है ये नाटक उन संभावनाओं की खोज में कुछ योग दे सके, ये कहते हैं मोहन राकेश। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन नाटक की भूमिका थी आपकी। मोहन राकेश का जन्म 1925 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं। पात्र की बात करते हैं। पात्र इसमें आपके जो आते हैं, सबसे पहले अंबिका आती हैं जो कि गांव की वृद्धा हैं। मल्लिका इनकी पुत्री है अंबिका की। ठीक है, अंबिका गांव की एक वृद्धा है। मल्लिका उसकी पुत्री हैं। कालिदास ये कवि हैं। दंतुल ये राजपुरुष है। मातुल ये भी कवि मातुल हैं। निक्षेप ये गांव का पुरुष है। विलोम भी गांव का पुरुष है। रंगनी ये नागरी है और संगनी ये भी नागरी है। अनुस्वार ये भी अधिकारी होता है। अनुनासिक ये भी अधिकारी होता है। सब पात्रों से प्रश्न बन चुके हैं और नेट में तो हाल फिलहाल में जो था यही वाला प्रश्न जो था वो आपको बना हुआ था। अरे यार ये क्यों नहीं जा रहा है ना, तो ये वाला है ना, तो इसको आपने याद रखना है। ठीक है, प्रिया गुमंजरी है, राजकन्या है, कवि की पत्नी है ये। और कवि हमने किसको बोला था, तो कवि आपका कालिदास था। चलिए शुरुआत करते हैं अंक 1 से कि पर्दा उठने से पूर्व हल्का हल्का मेघ गर्जन और वर्षा का शब्द सुनाई देने लगता है। शुरुआत कहाँ से होती है आषाढ़ के एक दिन की, कि हल्का हल्का मेघ गर्जन और वर्षा का शब्द सुनाई देने लगता है। जो पर्दा उठने के अंतर भी कुछ क्षण चलता रहता है, फिर धीरे धीरे मंद पड़कर विलीन हो जाता है। पर्दा धीरे धीरे उठता है। एक साधारण प्रकोष्ठ, दीवारें लकड़ी की है, परंतु निचले भाग में चिकनी मिट्टी से पोती गई हैं। बीच बीच में गेरू से स्वस्तिक चिन्ह बने हुए हैं। सामने का द्वार अंधेरी सी ड्योढ़ी में खुलता है। उसके दोनों और छोटे छोटे ताक है ना, ये इसके दोनों और क्या है, छोटे छोटे ताक हैं जिसमें मिट्टी के बुझे हुए दीपक रखे हैं। बाईं ओर का द्वार दूसरे प्रकोष्ठ में जाने के लिए है। द्वार खुला होने पर उस प्रकोष्ठ में बिछे हुए तल्प का एक कोना ही दिखाई देता है। द्वारों के किवाड़ भी मिट्टी से पोते गए हैं और उन पर गेरू और हल्के से कमल तथा शंख बनाए गए हैं, है ना। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या बनाया गया है, हल्के से शंख, हल्दी से कमल तथा शंख जो है वो बनाया गया है। दाएं और बड़ा सा झरोखा है जहां से बीच बीच में बिजली कौंधती दिखाई देती है। प्रकोष्ठ में एक और चूल्हा है जिसके आसपास मिट्टी और कांसे के बर्तन सहेजे हुए हैं। भाई एक एक पॉइंट को देख लेना है ध्यान से, है ना। दूसरी ओर झरोखे से हटकर 3-4 बड़े बड़े कुंभ रखे हुए हैं, है ना। चूल्हा है एक साइड कुंभ है और उन पर जिन पर कालिक और काई जमी हुई है उन्हें कुशा से ढककर पत्थर पर रख दिया है।
बोला झरोखे से सटा हुआ एक लकड़ी का आसन है जिस पर बाघ छाल बिछी हुई है। चूल्हे के निकट 2 चौकियां पड़ी हुई हैं। बाघ खाल बिछी हुई है, याद रखना, बाघ की खाल। हाईलाइट मैं कर दे रही हूँ, साथ में आप देख लीजिएगा। चूल्हे के निकट 2 एक चौकियां पड़ी हैं, उन्हीं में से एक पर बैठी अंबिका छाछ में धान फटक रही है। अंबिका क्या कर रही थी? शुरुआत में अंबिका का काम क्या था कि अंबिका जो थी ये धान जो थी वो फटक रही थी, और है ना, एक बार झरोखे की ओर देखकर वे लंबी सांस लेती है, फिर व्यस्त हो जाती है। सामने का द्वार खुलता है और मल्लिका गीले वस्त्रों से कांपती सिमटती सी अंदर आती है। अंबिका आंखें झुकाए व्यस्त रहती है। मल्लिका क्षण भर ठिठकती है, फिर अंबिका के निकट आ जाती है। मल्लिका, अब ये कथन याद रखने हैं। मल्लिका, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक उपत्यकाएं भीग गई हैं, और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई हूँ। ये कथन बिल्कुल याद रखने हैं, शुरुआत में मल्लिका का कथन है ये। अंबिका कहती है, उस पर सिर से पैर तक एक दृष्टि डालकर फिर व्यस्त हो जाती है। मल्लिका घुटनों के बल बैठकर उसे उसके कंधे पर सिर रख देती है। गई थी दक्षिण से उड़कर आती हुई बकुल पंक्तियों को देखती, और देखो सब वस्त्र भिगो के आई हूँ। उसके केशों को चूमकर खड़ी होती है और शीत से सिहर जाती है। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? इस तरह खड़ी रही तो जुड़ जाऊंगी। तुम बोलती क्यों नहीं? अंबिका आक्रोशपूर्ण दृष्टि से देखती हुई, अंबिका, सूखे वस्त्र अंदर तल्प पर हैं। मल्लिका, तुमने पहले से ही निकाल कर रख दिए हैं। अंदर को चल देती है। तुम्हें पता था मैं भीग जाऊंगी, और मैं जानती थी कि तुम चिंतित होगी, परंतु माँ, द्वार के पास से मुड़कर अंबिका की ओर देखती है, मुझे भीगने का तनिक खेद नहीं है। भीगती नहीं तो आज से वंचित रह जाती। द्वार से टेक लगाकर कहती है, चारों ओर चारों ओर धुआंरे मेघ घिर आते हैं। मैं जानती थी वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी की पगडंडी पर नीचे नीचे उतरती गई। एक बार मेरा अंशुक भी हवा में उड़ा दिया, फिर बूंदें पड़ने लगी। सहसा अंबिका से आंखें मिल जाती हैं। वस्त्र बदल लूं, फिर आकर तुम्हें बताती हूँ। वह बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, अद्भुत। चली जाती है। अंबिका उठकर फटके हुए धान को एक कुंभ में डाल देती है और दूसरे कुंभ से नया धान निकाल लेती है। अंदर से के प्रकोष्ठ से मल्लिका के शब्द सुनाई देते हैं। बीच बीच में उसकी आकृति की झलक भी दिखाई देती है। नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय। मैं चाहती थी उसे अपने मैं भर लूं और आंखें मूंद लूं। मेरा तो शरीर भी निचुड़ रहा है माँ, कितना पानी इन वस्त्रों ने पिया है। ओह, शीत की चुभन के बाद उष्णता का ये स्पर्श। कुबले, आगे है आपका, कुबले दल नीले रुन दैत्यो असरम विनय, गीले वस्त्र कहाँ डाल दूं माँ, यही रहने दूं। ये ना कथन याद रखना, कौन कहती है ये याद रखना है ना, ये जो है वो आपकी मल्लिका कहती है, ठीक है। मृदु पवन विधु मेघ चलित्र अपहवतम चैतस्य सैद्रम पथिक पथिक जनबधूना तदि योगा कुल अनासम। माँ, आज के वे क्षण मैं कभी नहीं भूल सकती। सौंदर्य कैसा साक्षात मैंने कभी नहीं किया है, जैसे वे सौंदर्य अस्पृश्य होते हुए भी मांसल हो। मैं उसे छू सकती हूँ, देख सकती हूँ, पी सकती हूँ। तभी मुझे अनुभव हुआ कि वे क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों की सहलाती हुई मेघ मालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश से बनते मिटते चित्रों का इतना मोह हो रहता है। क्या बात है माँ, इस तरह चुप क्यों हो? अंबिका, देख रही हो मैं काम कर रही हूँ। मल्लिका, काम तो तुम हर समय करती हो माँ, परंतु हर समय इस तरह चुप नहीं रहती ना। अंबिका के निकट आ बैठती है। अंबिका चुपचाप धान फटकती है। मल्लिका उसके हाथ से छाछ ले लेती है। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, मुझसे बात करो। अंबिका, क्या बात करूं? मल्लिका, कुछ भी कहो, मुझे डांटो कि भीग कर क्यों आई, या कहो कि तुम थक गई हो इसलिए शेष धान में फटक दूं, या कहो कि तुम घर में अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। अंबिका, मुझे सब अच्छा लगता है। छाछ उससे ले लेती है। और मैं घर में दुबके कब होती हूँ? तुम्हारे यहाँ रहने पर मैं अकेली नहीं होती। मल्लिका, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। फिर छाछ उसके हाथ से ले लेती है और कुंभों के पास रख देती है। मेरे घर में रहने पर भी तुम अकेली होती हो? कभी तो मेरी भर्त्सना करती हो कि मैं घर में रहकर तुम्हारे सब कामों में बाधा डालती हूँ, और कभी कहती हो कि मुझे बताओ तुम इतना गंभीर क्यों हो।
अंबिका, दूध दूध लौटा दिया है, शर्करा मिला लो और पी लो। मल्लिका, नहीं, तुम पहले बताओ। अंबिका, और जाकर थोड़ी देर तल्प पर विश्राम कर लो, मुझे अभी काम करना है। मल्लिका, नहीं माँ, मुझे विश्राम नहीं करना है, थकी कहाँ हूँ जो विश्राम करूँ। मुझे तो अब भी अपने में बरसती बूंदों की पुलक का अनुभव होता है, रोम अभी तक सींच रहे हैं। तुम बताती क्यों नहीं? ऐसा करोगी तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगी। अंबिका कुछ ना कहकर आंचल से आंखें पोंछती है और उसे पीछे से हटाकर पास की चौकी पर बिठा देती है। मल्लिका क्षण भर चुपचाप उसकी ओर देखती है। क्या हुआ है माँ, तुम रो क्यों रही हो? अंबिका, कुछ नहीं मल्लिका, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। मल्लिका, बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, परंतु बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता। तुम्हें मेरी सौगंध है माँ, जो मुझे नहीं बताया तो। कुछ दूर कुछ कोलाहल और घोड़े की टापों के शब्द सुनाई देते हैं। अंबिका उठकर झरोखे के पास चली जाती है। मल्लिका क्षण भर बैठती ही रहती है, फिर वे भी जाकर झरोखे में देखने लगती है। टापों का शब्द निकटाकर दूर चला जाता है। मल्लिका, ये कौन लोग हैं माँ? अंबिका, संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। मल्लिका, ये क्या कर रहे हैं? अंबिका, जाने क्या कर रहे हैं, कभी बर्फों में ये आकृतियां यहाँ दिखाई देती हैं और जब भी दिखाई देती हैं कोई अनिष्ट होता है, कभी युद्ध की सूचना आती है, कभी महामारी की लंबी सांस लेती है। पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी तब मैंने ये आकृतियां यहीं देखी थी। मल्लिका सिर से पैर तक सिहर जाती है। मल्लिका, परंतु आज ये लोग किस लिए आए हैं? अंबिका, ना जाने किस लिए आए हैं। अंबिका फिर छाछ उठाने लगती है, परंतु मल्लिका उसे बाहों से पकड़कर रोक लेती है। मल्लिका, माँ, तुमने बात नहीं बताई। अंबिका पल भर उसे स्थिर दृष्टि से देखती रहती है और आंखें झुक जाती हैं। अंबिका, अग्निमित्र आप लौट आया है, आज लौट आया है। छाछ उठाकर अपने स्थान पर चली जाती है। मल्लिका खड़ी हो जाती है। याद रखने, ये कौन बोलता है अग्निमित्र आज लौट आया है? कथन किस नाटक का है? आषाढ़ के एक दिन का है। और अंबिका कहती है, मल्लिका, लौट आया है? कहाँ से? अंबिका, जहाँ मैंने उसे भेजा था। मल्लिका, तुमने भेजा था? ओठ फड़फड़ाने लगते हैं और वे बढ़कर अंबिका के निकट आ जाती है। किंतु मैंने तुमसे कहा था अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। क्रमशः स्वर में और उत्तेजना आ जाती है। तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो? तुम समझती हो मैं निरर्थक प्रलाप करती हूँ? अंबिका धान को मुट्ठी में ले लेकर उसे मसलती हुई छाछ से गिराने लगती है। अंबिका, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी बात ही सार्थक होने जा रही है। अग्निमित्र यही संदेश लाया है कि वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं हैं। वे कहते हैं, मल्लिका, क्या कहते हैं? क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, वे उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को आलोचना करने का क्या अधिकार? ये कथन भी याद रखना है कि मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, वे उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है? अंबिका, मैं कब कहती हूँ कि मुझे अधिकार है? मल्लिका सिर को झटक कर अपनी उत्तेजना को दबाने का प्रयत्न करती है। मल्लिका, मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कर रही थी। अंबिका, तुम ना कहो, मैं तो कह रही हूँ आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं। मल्लिका पास की चौकी पर बैठकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है। मल्लिका, ऐसा क्यों कहती हो माँ? तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती? अंबिका उसका हाथ कंधे से हटा देती है। अंबिका, मैं जानती हूँ कि तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता। ये भी याद रखना, ये पंक्ति आई हुई है ना। मल्लिका बाहें घुटनों पर रखकर उन पर टिका देती है। मल्लिका, मैं जानती हूँ माँ कि अपवाद होता है, तुम्हारे दुख को भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया ही, मल्लिका कहती है। मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से ही प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, जो कोमल है, जो अनश्वर है। अंबिका के चेहरे पर रेखाएं खिंच जाती हैं। अंबिका, और मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा हो जाती है, पवित्र, कोमल और अनश्वर है। मल्लिका कहती है, माँ, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? अंबिका, तुम जिसे भावना कहती हो वे केवल छलना और आत्म प्रपंचना है। भावना में भावना का वर्ण किया है। मैं पूछती हूँ, भावना में भावना का वर्ण क्या होता है? उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती हैं? भावना में भावना का वर्ण है, ये भी आपका आया हुआ है एग्जाम में, इसको भी देख लेना, ठीक है। मल्लिका, जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं होती माँ, इसके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ है। अंबिका, होगा, मैं नहीं जानती। मल्लिका, सच तो ये है कि माँ,
सच तो ये है माँ कि गांव के अन्य व्यक्तियों की तरह तुम भी उसे संदेह और वितृष्णा की दृष्टि से देखती हो। अंबिका, गांव के अन्य लोग उसे उतना ही जानते हैं जितना मैं जानती हूँ। मैं उसे घृणा करती हूँ। मल्लिका के चेहरे पर व्यथा, आवेश और विवशता की रेखाएं आ जाती हैं। मल्लिका, माँ। अंबिका, अन्य लोगों को उससे क्या प्रयोजन है, किंतु मुझे है। उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। ड्योढ़ी की ओर से कालिदास के शब्द सुनाई देने लगते हैं। अंबिका के माथे की रेखाएं गहरी होती जाती हैं। वे छाछ के लिए उठ खड़ी होती है और क्षण भर ड्योढ़ी की ओर देखती रहती है, फिर झटके से अंदर की ओर चल देती है। मल्लिका, ठहरो माँ, तुम चल क्यों दी? अंबिका, माँ का जीवन भावना नहीं कर्म है, उसे घर में बहुत कुछ करना है, ये भी याद रखना है। चली जाती है। कालिदास एक हिरण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हिरण शावक के सिर से लहू टपक रहा है। कालिदास, हम जिएंगे हिरण शावक, जिएंगे ना। एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आस्तरण पर विश्वास करेंगे। हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा। कल फिर हम वन स्थली में घूमेंगे, कोमल ध्रुवा खाएंगे ना। मल्लिका प्रयास से अपनी मुख मुद्रा बदलकर द्वार की ओर जाती है। मल्लिका, ये आहत हिरण शावक यहाँ है। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया है? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी? कालिदास, आज ग्राम प्रदेश में कई नई आकृतियाँ देख रहा हूँ। झरोखे के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है। संभवतः राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। हम सोएंगे। हिरण शावक को वक्ष के साथ सटाकर थपथकाने लगता है। हम सोएंगे, हाँ, हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पूर्व हमें थोड़ा दूध पी लेना चाहिए। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। मल्लिका, माँ ने दूध औटाकर रखा है, देखती हूँ। चूल्हे के निकट रखे बर्तनों के पास जाकर देखने लगती है। अभी अभी 2-3 राज्य कर्मचारियों को हमने घोड़े पर जाते देखा। अच्छा, ये भी याद रखना है आपने, ठीक है। कालिदास कहता ही है कि थोड़ा दूध हो तो ले आओ। हिरण शावक को उसने पिलाना था। अभी अभी 2-3 कर्मचारियों को हमने घोड़े पर जाते देखा है। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं तो कोई ना कोई अनिष्ट होता है। वर्षागम के रोमांच के बाद मुझे ये बात बहुत विचित्र लगी। दूध का बर्तन मिल जाने पर उससे दूध खुले बर्तन में उड़ेलने लगती है। माँ आज मुझसे बहुत रुष्ट है। कालिदास हिरण शावक को बाहों में झुलाने लगता है। माँ आज मुझसे बहुत रुष्ट है। एक मिनट रुको तो। मल्लिका चोट खाई सी कुछ आगे आती है। मल्लिका, तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? दंतुल, क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु ये हिरण शावक जिसे आप बाहों में लिए हैं मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए इस समय ये मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा दो, है ना। ये किसने घायल किया था? तो ये आपके जो था दंतुल के बाण से जो था वो हिरण शावक घायल हुआ था, है ना। कालिदास, इस प्रदेश में हिरणों का आखेट नहीं होता। राजपुरुष, तुम बाहर से आए हो इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी ना माने। दंतुल फिर व्यंग्यपूर्ण हंसता है। दंतुल, तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो। कालिदास, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, ये जानकर आश्चर्य हुआ। दूध उठाकर हिरण शावक के निकट ले जाता है। दंतुल, समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी ये नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, ये हिरण शावक मुझे दे दो। कालिदास, ये हिरण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं। तुम ये सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका, इसे अंदर ले जाकर तल्प पर या फिर किसी आस्तरण पर रख दो। अंबिका, इस घर में तल्प और आस्तरण हिरण शावकों के लिए नहीं है। मल्लिका, तुम देख रही हो माँ? अंबिका, हाँ देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ। तल्प और आस्तरण मनुष्य के सोने के लिए, पशुओं के लिए नहीं। कालिदास, इसे मुझे दे दो। मल्लिका दूध का भाजन नीचे रख देता है और बढ़कर हिरण शावक को अपनी बाहों में ले लेता है। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा, मैं इसे घर ले जाऊंगा। द्वार की ओर चल देता है। दंतुल तीक्ष्ण दृष्टि से उसे देखता रहता है। दंतुल,
और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। कालिदास, ये राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। दंतुल, राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है? संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक है। कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है। कालिदास, अब हम पहले से सुखी हैं, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है, हम स्वस्थ हो रहे हैं। ना जाने इसके रूई जैसे कोमल शरीर पर उसके बाण छोड़ते बना कैसे। ये कुलांच भरता हुआ मेरी गोद में आ गया। मैंने कहा तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुम्हें अपनी माँ की सी आंखों और उसका सा स्नेह मिलेगा। मल्लिका, सच माँ आज बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया था कि वर्षागम के समय मैं तुम्हारे साथ ही थी, अन्यथा इस तरह भीकर न आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। अच्छा, ये ठीक है। है ना कि वो जब भीग कर आती है तो बोलती है माँ को शक हो गया था कि मैं वर्षा के समय तुम्हारे साथ ही थी। कालिदास, दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। दूध का भाजन उसके हाथ से ले लेता है। मल्लिका हिरणशाबक को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले आती है। हिरणशाबक एक बार दूध को जीवा से छूकर मुंह हटाने लगता है। कालिदास भाजन को उसके और निकट ले जाता है। हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं, हम ऐसा हट नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे, ये हिरणशाबक से बोलता है कालिदास। राजपुरुष दंतुल ड्योढ़ी में आकर द्वार के पास रुक जाता है। क्षण भर वे उन्हें देखता रहता है। कालिदास हिरण को सिर से पकड़कर उसका मुंह दूध में मिला देता है। ऐसे ऐसे दंतुल, दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो? कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं। मल्लिका कुछ डरी सी हिरणशाबक को लिए थोड़ी दूर हट जाती है। कालिदास दूध के भाजन को आसन पर रख देता है। कालिदास, जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं हैं, तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर। दंतुल, कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। हमारा कभी परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत हिरण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? ये तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इस बादलों से घिरे दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता? कालिदास, देख रहा हूँ कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। दंतुल, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ, मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। कालिदास, मैं तुम्हारी वेशभूषा देखकर नहीं कह रहा। दंतुल, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर जान पड़ता है कि चर्मोत्कर्ष के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो? मल्लिका, तुम्हें ऐसा मल्लिका, तुम ठहरो राजपुरुष, हिरणशाबक के लिए हठ मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है और उसके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। दंतुल, कालिदास, तुम्हारा अभिप्राय ये है कि मैं जिनसे हिरणशाबक के लिए तर्क कर रहा हूँ वे कवि कालिदास हैं? मल्लिका, हाँ हाँ, किंतु तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? दंतुल, कैसे जानता हूँ? उज्जैनी की राज्यसभा से संबंध प्रत्येक व्यक्ति ऋतुसंहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। मल्लिका, उज्जैनी की राज्यसभा से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है? दंतुल, सम्राट ने स्वयं ऋतुसंहार पढ़ा है और उसी प्रशंसा की है, इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतुसंहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। आश्चर्य व रुचि आज इसी उद्देश्य से उज्जैनी यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, ये यहाँ से इसको देख लेना है ना, ये दंतुल कहता है, ठीक है, दंतुल के कथन है ये। मल्लिका, उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन? दंतुल, मुझे खेद है कि मैंने उनके साथ अभद्रता का व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। दंतुल चला जाता है। मल्लिका कुछ क्षण उसी तरह खड़ी रहती है, फिर सहसा जैसे उसकी चेतना लौट आई, अंबिका इसी बीच दूध का भाजन उठाकर कोने में रख देती है। जिस पात्र में पहले दूध रखा था उसे देखती है और उसमें जो दूध शेष था उसे एक छोटे से पात्र में डालकर जो है उसमें शक्कर मिला देती है। उसके हाथ में ऐसे अस्थिर है जैसे वे अंदर की अंदर उत्तेजित हो। मल्लिका निचला ओंठ दांतों में दबाए हुए भाग कर उसके निकट आती है। मल्लिका, तुमने सुना माँ, राज्य उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। अंबिका हाथ से गिरते हुए दूध के पात्र को किसी तरह संभाल लेती है। अंबिका, तुम्हारे गीले वस्त्र मैंने सूखने के लिए फैला दिए हैं, ये थोड़ा सा दूध शेष है, इसमें शक्कर मिला दी है। मल्लिका, तुमने सुना नहीं माँ, राजपुरुष क्या कह रहा है? अंबिका, दूध पी लो, आशा करती हूँ कि अब यहाँ किसी और का आतिथ्य नहीं होना है। मल्लिका, आतिथ्य? मैं चाहती हूँ कि आज इस घर में मैं सारे संसार का आतिथ्य कर सकूँ।
तुम्हें इस दूध से नहला दूं माँ? अंबिका, मैं दूध से बहुत नहा चुकी। मल्लिका, तुम कितने निष्ठुर हो माँ, तुमने सुना नहीं राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है, फिर भी तुम। अंबिका, दूध पी लो और फिर वर्षा में भीगने का मोह ना हो तो मैं तुम्हारे लिए आस्तरण बिछा दूं। मैं जैसी निष्ठुर हूँ, रहने दो। मल्लिका, नहीं, तुम निष्ठुर नहीं हो। मैंने कब कहा कि तुम निष्ठुर हो? अंबिका, नहीं, तुमने नहीं कहा। दूध पी लो। मल्लिका दूध का पात्र उसके हाथ से लेकर एक घूंट में पी जाती है और पात्र कोने में रख देती है। फिर अंबिका का हाथ खींचकर उसे बिठा लेती है और स्वयं उसकी गोदी में लेटकर उसके गले में बाहें डाल देती है। मल्लिका, माँ, तुम सोच सकती हो मैं आज कितना प्रसन्न हूँ। अंबिका, मेरे पास कुछ भी सोचने की शक्ति नहीं है, अब उठ जाने दो, मुझे बहुत काम करने हैं। मल्लिका, नहीं, उठो नहीं, इसी तरह बैठी रहो। राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है माँ, उन्हें राजकवि का आसन प्राप्त होगा। उस व्यक्ति को जिसे उसके निकट के लोगों ने आज तक समझने का प्रयत्न नहीं किया, जिसे घर में और घर से बाहर केवल लांछन और प्रताड़ना ही मिली है, अब तो तुम विश्वास करती हो माँ कि मेरी भावना निराधार नहीं है। अंबिका, मैं कह चुकी हूँ कि मेरे सोचने समझने की शक्ति जड़ हो चुकी है। मल्लिका, क्यों माँ, क्यों तुम्हें इतना पूर्वाग्रह है? क्यों तुम उनके संबंध को उदारता पूर्व नहीं सोच पाती? अंबिका, मेरी वह अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाता है। मल्लिका, और तुम्हारी यथार्थ दृष्टि केवल दोष ही दोष देखती है? अंबिका, जहाँ दोष है वहाँ अवश्य वह दोष दिखती है। मल्लिका, उनमें तुम्हें क्या दोष दिखाई देता है? अंबिका, वे व्यक्ति आत्म सीमित है, संसार में अपने अतिरिक्त उसे और किसी से मोह नहीं है। मल्लिका, इसीलिए कि वे मातुल की गौएं ना मारकर बादलों में खोआ रहता है। अंबिका, मेरा मातुल से और उसकी गांवों से कोई प्रयोजन नहीं है, मैं केवल अपने घर को देखकर कहती हूँ। मल्लिका, बैठ जाओ माँ, और उसको पकड़कर साथ में बिठा लेती है। मैं तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ। अंबिका, मैं भी चाहती हूँ कि तुम आज समझ लो। तुम कहती हो कि तुम्हारा उससे भावना का संबंध है। वे भावना क्या? मल्लिका, मैं उसे कोई नाम नहीं देती। अंबिका, परंतु लोग उसे नाम देते हैं। यदि वासना में उसका तुमसे भावना का संबंध, अगर वास्तव में उसका तुमसे भावना का संबंध है तो वे क्यों तुमसे विवाह नहीं करना चाहता? मल्लिका, तुम उनके प्रति सदा अनुदार रही हो माँ, तुम जानती हो कि उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना में बीता है। मातुल के घर में उनकी क्या दशा रही है। उस साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना ही क्यों कर की जा सकती है? अंबिका, और अब जबकि उसका जीवन साधनहीन और अभावग्रस्त नहीं रहेगा। मल्लिका कुछ क्षण मौन रहकर धरती को नखों से खोदकर रहती है। अभावग्रस्त नहीं रहेगा। किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। मल्लिका, ये तुम्हारी नहीं, विलोम की भाषा है। अंबिका, मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह समझती हूँ। तुम्हारे साथ उसका इतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो जिसके आशय से वह अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है, परंतु तुम क्या सजीव व्यक्ति नहीं हो? तुम्हारे प्रति उसका या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? कल जब तुम्हारी माँ का शरीर नहीं रहेगा और घर में एक समय के भोजन की व्यवस्था भी ना होगी, तब तो जो प्रश्न तुम्हारे सामने उपस्थित होगा उसका तुम क्या उत्तर दोगी? तुम्हारी भावना उस प्रश्न का समाधान कर देगी। फिर कह दो कि ये मेरी नहीं, विलोम की भाषा है। मल्लिका, माँ, आज तक का जीवन जिस किसी तरह बीता ही है, आगे भी बीत जाएगा। आज जब उनका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है, मैं उनके सामने अपने स्वार्थ का उद्घोष नहीं करना चाहती। मातुल, अंबिका, अंबिका, घर में हो कि नहीं? अंबिका और मल्लिका ड्योढ़ी की ओर देखने लगती है। मातुल अस्त व्यस्त सा आ जाता है। मातुल, हो, घर में ही हो। मैं आज सारे गांव में घोषणा करने जा रहा हूँ कि मेरा इस कालिदास नामधारी जीव से कोई संबंध नहीं है। मल्लिका, क्या हुआ है आर्य मातुल? मातुल, मैंने इसे पाला पोसा बड़ा किया, क्या इस दिन के लिए कि ये इस तरह कुलद्रोही बनेगा? मल्लिका सिमट कर बैठ जाती है और आश्चर्य के साथ मातुल को देखती है। मल्लिका, परंतु उन्हें तो सुना है राज्य की ओर से सम्मानित किया जा रहा है, उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। मातुल, यही तो कह रहा हूँ, उज्जैनी से बहुत बड़े आचार्य आए हैं। मल्लिका, परंतु आप तो कह रहे हैं। मातुल, मैं ठीक कह रहा हूँ।
आचार्य कल ही इसे अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। मल्लिका, किंतु मातुल, 2 रथ वाह और 4 अश्वरोही उनके साथ हैं। मैं तुमसे नहीं कहता था अंबिका कि तुम्हारे प्रतीतामह के एक दैहित्र का पुत्र गुप्त राज्य की ओर से शकों से युद्ध कर चुका है। अंबिका, तुम अपने भागीने की बात कर रहे थे। मातुल, उसी की बात कर रहा हूं अंबिका। तुम समझो कि एक तरफ से ये राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है और ये वंशावंतस कहते हैं कि मुझे ये सम्मान नहीं चाहिए। मल्लिका सहसा उठकर खड़ी हो जाती है। मैं राज की मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूं। मल्लिका, वे राजकीय सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहते। मातुल, मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें क्रय विक्रय की क्या बात है। सम्मान मिलता है, ग्रहण करो, नहीं कविता का मूल्य ही क्या है। मल्लिका, कविता का कुछ मूल्य है आर्य मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। मैं समझ सकती हूँ कि उनके हृदय में ये सम्मान कहाँ चुभता है। ये याद रखना इस कथन को, इम्पोर्टेंट है। अंबिका कुछ सोचती सी अपने अंशुक को उंगलियों से मसलने लगती है। अंबिका, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ मातुल कि वह उज्जैनी अवश्य जाएगा। मातुल उसी तरह टहलता रहता है। मातुल, अवश्य जाएगा? वे लोग इनके अनुचर हैं जो अभी स्तुति करके इसे ले जाएंगे। अंबिका, सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भागिने लोक नीति में भी निष्पाण है। मातुल, ये लोक नीति तो मैं कहूँगा कि लोक नीति और मूर्ख नीति दोनों का ही एक आर्य है। जो व्यक्ति कुछ देता है, धन हो या सम्मान हो, वे अपना मन बदल भी सकता है और मन बदल गया तो बदल गया। तुम सोचो कि सम्राट रुष्ट भी तो हो सकते हैं कि एक साधारण कवि ने उसका सम्मान स्वीकार नहीं किया। निक्षेप आता है। मातुल, आप अभी तक यहाँ हैं और आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मातुल, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जब तक मैं लौट कर ना आऊँ तुम आचार्य के पास रहना। निक्षेप, परंतु ये भी तो कहा था कि आचार्य विश्वास कर चुके हैं तो तुरंत आपको सूचना दूं। मातुल, ये भी कहा था, किंतु वे भी तो कहा था। ये कहा तुम्हारी समझ में आ गया, वे नहीं आया। निक्षेप, किंतु मातुल, किंतु मातुल क्या? मातुल मूर्ख है? बताओ, तुम मुझे मूर्ख समझते हो? निक्षेप, नहीं मातुल, मैं मूर्ख नहीं हूँ। तो निश्चित रूप से तुम मूर्ख हो फिर। आचार्य ने क्या कहा है? निक्षेप, उन्होंने कहा है कि वे आपके साथ इस सारे गांव प्रदेश में घूमना चाहते हैं। मातुल के मुख पर गर्व की रेखाएं व्यक्त हो जाती हैं। जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया है ना, कि जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया। मातुल, कालिदास की कविता? ना जाने इतने बड़े आचार्य को इसकी कविता में क्या विशेषता दिखाई देती है। इस व्यक्ति को सामान्य लोक व्यवहार तक का तो ज्ञान नहीं, और तुम लोकनीति की बात कहती हो। आप एक हिरण शावक को गोदी में लिए घर की ओर आ रहे हैं। सौभाग्यवश मैंने बाहर ही देख लिया। मैंने प्रार्थना की कि कवि कुल गुरु, ये समय इस रूप में घर जाने का नहीं है। उज्जैनी से एक बहुत बड़े आचार्य आए हैं। आप ये सुनते ही लौट पड़े जैसे रास्ते में सांप देख लिया हो। मल्लिका अंबिका के पास आसन पर बैठ जाती है। निक्षेप कंधे हिलाता है। मातुल टहलने लगता है। अंबिका, मल्लिका, मातुल के लिए अंदर से आसन ला दो। मातुल, नहीं, मुझे आसन नहीं चाहिए, आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। निक्षेप अंबिका की ओर देखकर मुस्कुराता है। मातुल कोने पर लौट जाता है। मैंने कहा था कविवर, आचार्य आपको साथ में उज्जैनी ले जाने के लिए आए हैं। राज्य की ओर से आपका स्वागत होगा। सुनकर रुककर जलते अंगारे की सी दृष्टि मुझे देखा। मैं राज की मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। ऐसा कहा जैसे राज की मुद्राएं आपके विरह में घुली जाती हों और चल दिए। मेरे लिए धर्म संकट खड़ा हो गया है कि अनुनय करता हुआ आपके पीछे पीछे जाऊं या अभयागतों को देखूं। अब इस निक्षेप से आचार्य के पास बैठने को कहकर आया था और वे धुरीहीन चक्र की तरह मेरे पीछे पीछे चला आया। निक्षेप, किंतु मातुल, मैं तो समाचार देने आया था कि। मातुल, और मैं समाचार देने के लिए तुमसे साधुवाद कहता हूँ। बहुत अच्छा किया। अभ्यागत वहाँ बैठे हैं और आप समाचार देने यहाँ चले आए। अब इतना कीजिए कि ये कवि कुल शिरोमणि जहाँ भी हो उन्हें ढूंढ कर लाइए। मेरा कर्तव्य कहता है कि जैसे भी हो उस आचार्य के सामने प्रस्तुत करूं, और मेरा मन कहता है कि उसे जहाँ देखूं वहीं शिखा न्यस्त हस्त कर दूं। शिखा न्यस्त हस्त होता है चोटी से पकड़कर। ये आपने याद रखना है, इसका कथन है ना, मतलब अर्थ याद रखना है ना। चोटी
हाथ में पकड़कर। निक्षेप, मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है। मल्लिका, परंतु कालिदास इस समय है कहाँ? निक्षेप, कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में है। जगदम्बा का मंदिर है, मंदिर कौन सा है? जगदम्बा का। मल्लिका, आपने उन्हें देखा है? निक्षेप सिर हिलाता हुआ। निक्षेप, देखा है। मल्लिका, परंतु आपने मातुल से नहीं कहा। निक्षेप, मैं नहीं चाहता था कि मातुल इस समय वहां जाए। मल्लिका, क्यों? क्या आप नहीं चाहते कि कालिदास? निक्षेप, मैं चाहता हूं कि कालिदास उज्जैनी अवश्य जाए, इसलिए मैंने मातुल का इस समय उनके पास जाना उचित नहीं समझा। मातुल को अपने मुख से उच्चारित शब्दों को सुनने में ऐसा रस प्राप्त होता है कि वे बोलते ही जाते हैं, परिस्थिति को समझना नहीं चाहते। कालिदास हठ कर रहे हैं कि जब तक उज्जैनी से आए हुए अतिथि लौट नहीं जाते वे जगदम्बा के मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। ये भी आपने याद रखना है कि कालिदास क्या हठ लेकर जो थे वो जगदम्बा के मंदिर में बैठे थे, ये किस मंदिर में बैठे थे, ठीक है ना। अंबिका, कैसे विक्षणता है। निक्षेप, विक्षणता, अंबिका, विक्षणता ही तो है। निक्षेप, इसमें विक्षणता क्या है? अंबिका, राज्य कवि का सम्मान करना चाहता है, कवि सम्मान के प्रति उदासीन, जगदम्बा के मंदिर में साधना निरत है। राज्य के प्रतिनिधि मंदिर में जाकर कवि की अभ्यर्थना करते हैं, कवि धीरे धीरे आंखें खोलता है। इतना बड़ा नाटक खेलना विलक्षणता ही तो है। निक्षेप, कालिदास नाटक नहीं खेल रहे अंबिका, मुझे विश्वास है कि उन्हें राज के सम्मान का मोह नहीं है, वे सचमुच इस पर्वत भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। अंबिका अपने स्थान से उठकर उस ओर जाती है जिस पर बर्तन इत्यादि पड़े हुए हैं। अंबिका, नहीं चाहता। निक्षेप, मातुल का या किसी का भी आग्रह उनका हठ नहीं छुड़ा सकता। केवल एक व्यक्ति है जिसके अनुरोध से संभव है कि वे हठ छोड़ दें। अंबिका, हमारे घर में किसी को उसके हठ छोड़ने या ना छोड़ने से कोई प्रयोजन नहीं है। थाली लिए एक चूल्हे के निकट चली जाती है और उन दोनों और पीठ पर किए हुए अपने को व्यस्त रखने का प्रयत्न करती है। निक्षेप, कालिदास अपनी भावुकता में ये भूल रहे हैं कि इस अवसर का तिरस्कार करके वे बहुत कुछ खो बैठेंगे। योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए, ये निक्षेप कहता है, ठीक है। ये कथन निक्षेप का है, दृष्टि की बुक में भी है ये कथन, देख लेना इसको एक बार फिर से। अंबिका, तो उसमें बाधा क्या है? निक्षेप, मैंने अनुभव किया है कि उसके हठ के मूल में कहीं बहुत कटुता की रेखा है। मल्लिका, मैं जानती हूँ वे कटुता की रेखा कहाँ है। कुछ समय पहले एक राजपुरुष ने उसका साक्षात्कार हो चुका है। निक्षेप, उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो। मल्लिका, अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास यहाँ से नहीं जाते हैं तो राज्य की कोई हानि नहीं होगी। ये भी याद रखना, ये भी है दृष्टि की बुक में ना, ये कथन भी है दृष्टि की बुक में, है ना, और आ भी चुका है। उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो। मल्लिका, अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास यहाँ से नहीं जाते हैं तो राज्य की कोई हानि नहीं होगी। राजकवि का आसन रिक्त नहीं रहेगा, परंतु कालिदास जो आज है जीवन भर वही रहेगा, केवल एक स्थानीय कवि। जो लोग आज ऋतुसंहार की प्रशंसा कर रहे हैं वे भी कुछ दिनों में उन्हें भूल जाएंगे। मल्लिका खड़ी हो जाती है। मल्लिका, नहीं, उन्हें इस सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये सम्मान उनके व्यक्तित्व का है, उन्हें अपने व्यक्तित्व को उसके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। मैं आपके साथ जगदम्बा मंदिर में चलती हूँ। अंबिका, मल्लिका, माँ। अंबिका, मुझे एक बाहर के व्यक्ति के सामने कहना होगा कि मैं इस समय तुम्हारे वहाँ जाने के पक्ष में नहीं हूँ। निक्षेप, बाहर का व्यक्ति नहीं है अंबिका। मल्लिका, ये एक महत्वपूर्ण लक्षण है माँ, मुझे इस समय अवश्य जाना चाहिए। आर्य निक्षेप, आप आइए। अंबिका की ओर देखे बिना चल देती है। अंबिका की आंखों में आहत क्रोध का भाव जागृत हो जाता है, पराजय के भाव में बदल जाता है। निक्षेप अंबिका के साथ बदलते हुए भाव को लक्षित करता क्षण भर खड़ा रहता है। निक्षेप, क्षमा चाहता हूँ अंबिका। फिर ये मल्लिका के पीछे चला जाता है। अंबिका कुछ क्षण आंखें मूंद खड़ी रहती है, फिर आंखें खोलकर अपने घर की वस्तुओं को एक एक करके देखती है, जिसे टूटी सी चौकी पर बैठकर थाली के चावलों को मसलने लगती है। आंखों से आंसू उमड़ पड़ते हैं जिन्हें वे अंचल से पोंछ लेती है। प्रकाश उपेक्षा कम हो जाता है। अंबिका के कंठ से रुंधा सा स्वर निकलता है। अंबिका, भगवान, ओ भगवान। भावना, है ना। आह में आंचल में मुंह छिपा लेती है। प्रकाश कुछ और क्षीण हो जाता है। सहसा ड्योढ़ी के अंधकार में उलूम की ज्योति चमक उठती है। विलोम उलूम हाथ में लिए आता है। अंबिका को इस रूप में बैठकर क्षण भर के लिए ठिठकता है, फिर उसके निकट चला जाता है। विलोम, घिरे हुए मेघों ने आज असमय अंधकार कर दिया है। अंबिका, या तुम्हें समय का परिज्ञान नहीं रहा।
ये भी याद रखना है। अंबिका आंचल से मुंह उठाती है। उल्मुख के प्रकाश में उसके मुखमंडल की रेखाएं बहुत गहरी और आधी धंसी सी दिखाई देती हैं। आश्चर्य है, तुमने दीपक नहीं जलाया? अंबिका, विलोम तुम यहाँ क्यों आए हो? फिर विलोम, दीपक जला दूं? विलोम का आना ऐसे आश्चर्य का विषय नहीं है। अंबिका, तुम चले जाओ विलोम, तुम जानते हो कि तुम्हारा यहाँ आना विलोम मल्लिका को सहन नहीं है। दीप जलाकर अंबिका की ओर घूरता है। मैं जानता हूँ अंबिका, मल्लिका बहुत भोली है, वे लोग और जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। दीवार में बने हुए आधार उल्मुख तिरछा करके लगाता है। वे नहीं चाहती कि मैं इस घर में आऊँ, क्योंकि कालिदास नहीं चाहता है। और कालिदास क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि मेरी आंखों में उसे अपने हृदय का सत्य भांगता दिखाई देता है। उसे उलझन होती है। किंतु तुम तो जानती हो अंबिका, मेरा एकमात्र दोष ये है कि मैं जो अनुभव करता हूँ स्पष्ट कह देता हूँ। अंबिका, मैं इस समय तुम्हारे दोष अदोष का विवेचन करना चाहती हूँ, नहीं करना चाहती। विलोम, देख रहा हूँ कि इस समय तुम बहुत आहत हो, और तुम कब आर्त नहीं हो रही अंबिका। तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है, पहले से कहीं दुबली हो गई हो। सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है? अंबिका, मैं नहीं जानती। विलोम, राज्य की ओर से उसका सम्मान होगा। कालिदास राजकवि के रूप में उज्जैनी में रहेगा। मैं समझता हूँ कि उसके जाने से पूर्व ही उसका और मल्लिका का परिणय हो जाना चाहिए, अन्यथा इस संबंध में तुमने सोचा तो होगा। अंबिका, मैं तो इस समय भी नहीं सोचना चाहती। विलोम, तुम मल्लिका की माँ हो, इस विषय में सोचना नहीं चाहती? आश्चर्य है। अंबिका, मैंने तुम्हें कहा है विलोम, तुम चले जाओ। विलोम, कालिदास उज्जैनी चला जाएगा और मल्लिका, जिसका नाम उसके कारण सारे प्रांत में अपवाद का विषय बना हुआ है, पीछे यहाँ पड़ी रहेगी। क्यों अंबिका, क्यों? तुमने इतने वर्ष ये सब पीड़ा क्या इसी दिन के लिए सही है? दूर से देखने वाले ही अनुभव कर सकता है कि इन वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है। समय ने तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़कर रख दिया है। तुमने तिल तिल करके अपने आप को गलाया है। मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव ना हो, और आज जबकि उसके जीवन भर के अभाव का प्रश्न सामने है, तो तुम कुछ सोचना नहीं चाहती? अंबिका, तुम ये सब सुनाकर मेरा दुख कम नहीं कर रहे हो विलोम। मैं अनुरोध करती हूँ कि तुम इस समय मुझे अकेली रहने दो। विलोम, इस समय मैं अपना तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूँ अंबिका। मैं ये सब बातें तुम्हें नहीं, उसे सुनाने के लिए आया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि वे मल्लिका के साथ अभी यहाँ आएगा। मैंने मल्लिका को जगदम्बा के मंदिर की ओर जाते हुए देखा है। मैं यहीं पर उसकी प्रतीक्षा करना चाहता हूँ। कालिदास, अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम। अच्छा, कालिदास आ जाता है पीछे से। विलोम को देखते ही मल्लिका की आंखों में क्रोध और वितृष्णा का भाव उमड़ जाता है और वे झरोखे की ओर चली जाती है। कालिदास विलोम के सकन निकट आ जाता है। मैं जानता हूं कि तुम यहाँ किस समय और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक हो रहे हो। कहो, आजकल किसी नए छंद का अभ्यास कर रहे हो? विलोम, छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। कालिदास, मैं जानता हूं कि तुम्हारी वृत्ति दूसरी है। क्षण भर उसकी आंखों में देखता रहता है। इस वृत्ति ने संभवतः छंदों का अभ्यास सर्वथा छुड़ा दिया है। विलोम, आज निसंदेह तुम छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। सुना है राजधानी से तुम्हें निमंत्रण आया है? कालिदास, सुना मैंने भी है। तुम्हें दुख हुआ? विलोम, दुख? बहुत। एक मित्र के बिछड़ने का किसे दुख नहीं होता? कल ब्रह्म मुहूर्त में ही चले जाओगे? कालिदास, ये मैं नहीं जानता। विलोम, मैं जानता हूँ। आचार्य कल ब्रह्म मुहूर्त में ही लौट जाना चाहते हैं। राजधानी के वैभव में जाकर ग्राम प्रांत को भूल तो नहीं जाओगे? सुना है वहां जाकर व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाता है। वहां के जीवन के कई तरह के आकर्षण हैं, रंगशालाएं, मदिरालय और अन्याय विलास भूमियां हैं। मल्लिका, आर्य विलोम, ये समय और स्थान निसंदेह इन बातों के लिए नहीं है। मैं इस समय आपको यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही थी। विलोम, मैं जानता हूँ कि तुम इस समय मुझे यहाँ देखकर प्रसन्न नहीं हो, परंतु मैं अंबिका से मिलने आया था। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई थी। ये कोई ऐसी अप्रत्याशित बात नहीं है। कालिदास, विलोम का कुछ भी करना अप्रत्याशित नहीं है। हाँ, कई कुछ ना करना अप्रत्याशित हो सकता है। विलोम, ये वास्तव में प्रसन्नता का विषय है कालिदास की। हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं। निसंदेह मेरी प्रकृति में ऐसा कुछ नहीं है जो तुमसे छिपा हो। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास है और कालिदास एक असफल विलोम है। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। कालिदास, निसंदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं। विलोम,
अच्छा है तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो। मैं उस निकटता में अधिकार से तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ संभवतः? फिर कभी तुमसे बात करने का अवसर प्राप्त हो ना हो, एक दिन का व्यवधान तुम्हें हमसे बहुत दूर कर देगा ना? कालिदास, वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता। मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हूँ। विलोम, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अभी तक वही कालिदास हो ना? कालिदास, मैंने तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझा। विलोम, मेरा अभिप्राय है कि तुम अभी तक वही व्यक्ति हो ना जो कल थे। मल्लिका आवेश से झोंके के पास से उधर को बढ़ आती है। मल्लिका, आर्य विलोम, मैं इस प्रकार की अनगलता को क्षम्य नहीं समझती। विलोम, अनगलता? टहलकर अंबिका के निकट आ जाता है। कालिदास खिन्न भाव से दो एक पग दूसरी ओर चला देता है। इसमें अनगलता क्या है? मैं बहुत सार्थक प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्यों कालिदास, मेरा प्रश्न सार्थक नहीं है? क्यों अंबिका? अंबिका, मैं इस संबंध में कुछ भी नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ। विलोम, ठहरो अंबिका। विलोम, ये गांव का पुरुष है। कालिदास, ये कालिदास जो है, ठीक है, और मल्लिका जो है, ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और जो अंबिका है, ये मल्लिका की माँ है, पर अंबिका जो है ये इसको, कालिदास को पसंद नहीं करती है। ठीक है। विलोम, ठहरो अंबिका। कल तक ग्राम प्रांतर में कालिदास और मल्लिका के संबंध को लेकर बहुत कुछ सुना जाता रहा है। मल्लिका, आर्य विलोम, आप। विलोम, उस आधार को दृष्टि में रखते हुए क्या ये उचित नहीं है कि कालिदास ये स्पष्ट कर दे कि उसे उज्जैनी अकेले ही जाना है? या मल्लिका, कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। विलोम, मैं कब कहता हूँ कि बाध्य है, परंतु संभव है कालिदास का अंतःकरण उसे उत्तर देने के लिए बाध्य करे। क्यों कालिदास? कालिदास, मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूँ। तुम दूसरों के लिए घर में ही नहीं, उसके जीवन में भी अनाधिकार प्रवेश कर जाते हो। विलोम, अनाधिकार प्रवेश? मैं? क्यों अंबिका, तुम्हें कालिदास की ये बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है कि मैं विलोम दूसरों के जीवन में अनाधिकार प्रवेश करता हूँ? अंबिका, मैं कह चुकी हूँ कि मुझे इस संबंध में कुछ नहीं कहना। विलोम, बस चल ही दी। अच्छा कालिदास, तुम ही बताओ, तुम्हें अपनी ये बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है? मैंने किसके जीवन में अनाधिकार प्रवेश किया? चलो ग्राम प्रांतर में चलकर किसी से पूछ लो। तो तुम अपने अंतःकरण से भी मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हो। संभवतः प्रश्न ही ऐसा है। कालिदास, तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो। मैं अभी इतना ही जानता हूँ कि मुझे ग्राम प्रांतर छोड़कर उज्जैनी जाने का तनिक भी मोह नहीं है। विलोम, निसंदेह तुम्हें ऐसा मोह क्यों होगा? साधारण व्यक्ति को तो हो सकता है, तुम्हें क्यों होगा? परंतु मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि यदि ऐसा हो, क्षण भर के लिए स्वीकार कर लिया जाए कि तुम जाने का निश्चय कर लो, तो उस स्थिति में क्या ये उचित नहीं होगा? उचित नहीं है कि? मल्लिका कालिदास की और उसके बीच में आ जाती है। उल्मुल प्रकाश उसके मुख पर पड़ने लगता है। मल्लिका, आर्य विलोम, आप अपनी सीमा से बाहर जाकर बात कर रहे हैं। मैं बालिका नहीं हूँ, अपना शुभ अशुभ समझती हूँ। आप संभवतः ये अनुभव नहीं कर रहे कि आप यहाँ इस समय एक अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। विलोम, ये अनुभव करने की मैंने आवश्यकता नहीं समझी। तुम मुझसे घृणा करते हो, मैं जानता हूँ, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता। मेरे यहाँ होने के लिए इतना भी कारण पर्याप्त है। और एक बात कालिदास से भी करना चाहता हूँ। तुम कालिदास के बहुत निकट हो, परंतु मैं कालिदास को तुमसे अधिक जानता हूँ। तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास। तुम जानते हो विलोम तुम्हारा ही हित चिंतक है। कालिदास, मुझसे अधिक कौन जान सकता है? विलोम, अनचाहा अतिथि संभवतः फिर भी कभी आ पहुँचे, तब के लिए क्षमा चाहते हैं। मल्लिका, फिर ये दूसरा अंक शुरू हो जाता है। मल्लिका फिर उदास हो जाती है। तुम देखो, तुम मुझे वचन दे चुके हो। कालिदास, तुम फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राज्य आश्रय स्वीकार करने का नहीं है, उससे कहीं बड़ा प्रश्न मेरे सामने है। मल्लिका, और वे प्रश्न मैं हूँ ना? यहाँ बैठो, तुम मुझे जानते हो ना? कालिदास की ओर देखता है। तुम समझते हो कि तुम इस अवसर को ठुकराकर यहाँ रह जाओगे तो मुझे सुख होगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे चले जाने से मेरे अंतर को एक रिक्तता छा लेगी और बाहर भी संभवतः बहुत सूना प्रतीत होगा। फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही। मैं हृदय से कहती हूँ कि तुम्हें जाना चाहिए। कालिदास, चाहता हूँ कि तुम इस समय अपनी आंखें देख सकती। मल्लिका,
मेरी आंखें इसलिए गीली हैं कि तुम मेरी बात नहीं समझते। तुम यहाँ से जाकर भी मुझसे दूर हो सकते हो। यहाँ ग्राम प्रांतर में रहकर तुम्हारी प्रतिभा को विकसित करने का अवकाश कहाँ मिलेगा। यहाँ लोग तुम्हें समझ नहीं सकते हैं। वे सामान्य की कोटि पर ही तुम्हारी परीक्षा करना चाहते हैं। विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ कि कोई रेखा तुम्हें घेर ले तो तुम घिर जाओगे। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसलिए कहती हूँ कि तुम जाओ। कालिदास, तुम मुझे पूरी तरह से नहीं समझ रही हो मल्लिका। प्रश्न तुम्हारे घेरने का भी नहीं है। मैं अनुभव करता हूँ कि ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हुआ हूँ। उन सूत्रों में तुम हो, ये आवश्यक और ये मेघ है, यहाँ की हरितिमा, ये हिरणों के शावक, बच्चे, पशुपालक सब हैं। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। मल्लिका, ये क्यों नहीं सोचते कि नई भूमि में तुम्हें यहाँ से अधिक सम्मान और उर्वरा मिलेगी। इस भूमि से तुम्हें जो ग्रहण कर सकते थे कर चुके हो। तुम्हें आज नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना देगी। कालिदास, नई भूमि सुखा भी तो दे सकती है मल्लिका। कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंदर से कहीं कोमलता ना हो। तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता का स्पर्श अवश्य पा लेगी कालिदास, और उस जीवन की अपनी अपेक्षाएं भी नहीं होंगी। मल्लिका, ये क्यों आवश्यक है कि तुम उन सब अपेक्षाओं का निर्वहन करो। तुम दूसरों के लिए नई अपेक्षाओं को सृष्टि भी कर सकते हो। कालिदास, फिर कोई आवश्यकता आशंकाएं उठती हैं। मुझे हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं होता। मल्लिका, मेरी ओर देखो। ठीक है, आगे आषाढ़ का एक दिन इसका पार्ट 2 मैं जल्दी ही लेके आऊँगी। तो ये पार्ट 1 था, ठीक है, और पार्ट 2 जो है वो हम जल्दी लेकर आएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।